नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन की खास श्रृंखला महामहिम राज्यपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल और हम हैं आज वहां जो देश का सबसे बड़ा राज्य है और इस राज्य की आबादी दुनिया के अनेक देशों से अधिक है। इस राज्य ने देश को एक या दो नहीं बल्कि दिए हैं 9 प्रधानमंत्री। जी, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। करीब 50 वर्ष तक देश की राजनीति में सक्रिय रहे राम नाईक इन दिनों उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। देश के लोगों के हित में क्रांतिकारी फैसले लेने के लिए उनकी पहचान रही है, लेकिन उनका सफर शुरू होता है महाराष्ट्र के सांगली से। महाराष्ट्र में सांगली के एक छोटे से गांव में 16 अप्रैल 1934 को शिक्षक परिवार में राम नाईक का जन्म हुआ। पिता अंग्रेजों की चाकरी नहीं चाहते थे, लिहाजा उन्होंने महाराष्ट्र की औंध रियासत में शिक्षक की नौकरी कर ली। राम नाईक का बचपन औंध में ही बीता और प्रारंभिक शिक्षा अटपड़ी गांव में हुई। नाईक तो डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। इसलिए 1954 में पुणे से वाणिज्य में स्नातक करने के बाद उन्होंने मुंबई के महालेखाकार कार्यालय में अपर डिवीजन क्लर्क की नौकरी कर ली और 1969 तक निजी क्षेत्र में कंपनी सचिव और प्रबंध सलाहकार के तौर पर काम किया। नौकरी के दौरान ही उन्होंने कानून की पढ़ाई की। 1969 में राम नाईक नौकरी छोड़कर भारतीय जनसंघ से जुड़ गए और इस तरह उनकी सार्वजनिक जीवन में शुरुआत हो गई। पहली बार 1978 में वो जनता पार्टी के विधायक चुने गए। इसके बाद बोरीवली विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार निर्वाचित हुए। महाराष्ट्र के उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र से लगातार 5 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड राम नाईक बना चुके हैं। जनसंघ के बाद बीजेपी की राजनीति में रहते हुए उन्होंने संगठन और सरकार के लिए बहुत काम किया। राम नाईक ने 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पद संभाला। राज्यसभा टीवी से बातचीत में उन्होंने अपने अनुभव बांटे। मेरा जन्म जो हुआ वो महाराष्ट्र में सांगली करके शहर है, जिला है, वहाँ पर हुआ। लेकिन मेरे पिताजी उन दिनों में छोटे छोटे स्टेट्स होते थे, रियासतें, तो उसमें से एक औंध करके रियासत है और उसकी विशेषता ये है कि उन दिनों में मतलब अंग्रेजों का राज था, फिर भी वहाँ जनतंत्र के पद्धति से मतदान होकर चुनाव होते थे। मेरे पिताजी वहाँ मुख्याध्यापक थे। अच्छा। और इसलिए वो वहाँ गए कि अंग्रेज सरकार की नौकरी नहीं करना है। उन दिनों में वो MABT थे। तो यानी 1920-25 के आसपास उन्होंने किया होगा। सही है। शिक्षा पद्धति के विकास के बारे में तो सबको शिक्षा देनी चाहिए, इस भूमिका में हाई स्कूल में हमारे यहाँ मासिक फी 2 आना थी, ओनली 2 आनास। मतलब आज के दिनों में हिसाब लगाने के तो 12 पैसे। और सभी लड़कियां और शिक्षक के परिवार को मुफ्त शिक्षा थी। लेकिन जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी शिक्षक थे, तो शिक्षा के संस्कार तो आपको घर में मिले, लेकिन अपनी मर्जी से क्या अध्ययन करना, विषय क्या पढ़ना, ये छूट उन्होंने आपको दी या ये भी उन्होंने तय किया? नहीं, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत थी। और इसलिए
कोई बंधन नहीं था। 1942 में जी। जब आंदोलन हुआ जी। तो उस आंदोलन में सरकार विरोधी लोगों ने ट्रेनें लूटी। ट्रेनें मतलब खजीना लूटा, ट्रेन में जो जाता था। तो ऐसे लोगों को सहारा हमारे स्टेट में मिलता था, क्योंकि वहाँ अंग्रेज के पुलिस नहीं होते थे। तो एक आज़ादी का माहौल भी बहुत अच्छे ढंग से। महात्मा गांधी को आपने देखा? हाँ, मैंने महात्मा गांधी जी को देखा है, क्योंकि महात्मा गांधी जी हमारे ओन स्टेट में आके गए हैं। अच्छा। हाँ, इतना नज़दीक का उनका संपर्क था। आपने शुरुआत में तो शासकीय सेवा से शायद शुरुआत की थी, तो कॉलेज की पढ़ाई और नौकरी की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, 1950 में मैंने एसएससी परीक्षा पास की। कॉलेज के लिए पिताजी ने कहा, हम 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं। तो पिताजी ने कहा, देखिए मैं आपको 4 साल से अधिक कॉलेज की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा। आपकी पढ़ाई अच्छी है, लेकिन इंजीनियरिंग या मेडिकल में ज़्यादा समय लगता है, तो आप 4 साल का कोई भी कोर्स चुनो। अब इसलिए मेरी इच्छा तो थी कि डॉक्टर बनने की, लेकिन मैं कॉमर्स कॉलेज में गया, बीकॉम परीक्षा मैंने पास की। पिताजी पर आर्थिक भार ज़्यादा न रहे, इसलिए मैं जो अखबार घर घर डालने का काम होता है, अच्छा। वह भी मैंने किया, ट्यूशन्स भी करता रहा। लेकिन इसी बीच में परिवार में भी कुछ वृद्धि हुई, आपने शादी की। तो शादी कैसे हुई आपकी? आपका फैसला था, पिताजी का फैसला था? आपने अपनी पसंद का उसमें उस वक्त कितना ख्याल रखा गया? ऐसा है कि मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं जब बीकॉम के अंतिम टर्मिनल परीक्षा के बाद मेरे पिताजी का निधन हुआ। लेकिन बीकॉम की परीक्षा पास हुआ। मन में तो उस समय पर कल्पना ये थी कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक करके एक 5 साल काम करूंगा, लेकिन परिवार का सारा बोझ आ गया और इसलिए फिर नौकरी करनी पड़ी। तो पुणे में नौकरी नहीं मिलती थी, क्योंकि पुणे मुख्यतः एजुकेशनल सेंटर था उन दिनों में। अब तो पुणे बहुत बड़ा हो गया है। तो मुंबई में आया और अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में मुझे अपर डिवीज़न क्लर्क की नौकरी मिली। वो नौकरी करते करते फिर मैंने लॉ भी मुंबई में पूरा किया। अच्छा। और पढ़ता रहा, अच्छा काम भी करता रहा। तो शादी में, सवाल आपने शादी से पूछा था, तो शादी मेरे पिताजी नहीं थे, या तो कुछ परिचित लोगों ने कहा कि भाई ये अच्छा है, और इसलिए परिचित लोगों के माध्यम से शादी हुई। आपने कभी सोचा था कि आप राज्यपाल जैसे एक शिखर पद पर, एक संवैधानिक प्रमुख और एक इस पर आप शिखर पद पे पहुंचेंगे? सच बोलना है तो ऐसा कभी सोचा नहीं था। उसका कारण ये है कि भारतीय जनसंघ में जो संगठन मंत्री होते थे, वह एक अलिखित ऐसा नियम था कि वो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, और इसलिए संगठन मंत्री होते हुए मैं चुनाव लड़ूंगा ये कभी मन में भी नहीं था। चुनाव लड़ने का कारण 74-75 में मैंने 5 साल देने का तय किया था। आपातकालीन परिस्थिति आई 75 में जी। और फिर उसके कारण मैं बाहर रहा। फिर जनता पार्टी बनी, जनसंघ, समाजवादी पार्टी सब एक हुए, और फिर हमारे लोगों ने सोचा कि भाई अब जनता पक्ष में संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, अपना अपना हर एक को रास्ता निकालना पड़ेगा, तो आपने चुनाव लड़ना चाहिए। और इसलिए उन्होंने मुझे 1978 में, मतलब 77 में इमरजेंसी समाप्त हुई, जनता पार्टी सत्ता में आई, और 78 में महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ, तो फिर मैंने वहाँ से चुनाव लड़ा। अच्छा, जब इन दिनों आप फुर्सत में होते हैं, खाली वक्त में होते हैं, तो क्या करते हैं? शौक और दिलचस्पियाँ आपकी क्या हैं? सच बोलना है तो मुझे सबसे बड़ी रुचि लोगों को मिलने में होती है, और लोगों के मिलने में उनकी परिस्थिति, उसमें क्या कर सकते हैं, यह मेरा एक स्वभाव है। पहले महाराष्ट्र विधानसभा और फिर लोकसभा में लंबी पारी खेलने के बाद
चुनावी राजनीति से अलग होने का फैसला राम नाईक ने खुद ही किया। आजकल राजनीति में कितने लोग ऐसा करते हैं। उनके पास अनुभवों का भरपूर खजाना है और इस खजाने को उन्होंने राज्यसभा टेलीविजन के लिए खोल दिया। वाजपेयी सरकार के दौरान केंद्र में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री रह चुके राम नाईक ने रेल, गृह, योजना और संसदीय कार्य मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान उन्होंने अनेक नई योजनाओं की पहल की। उन्होंने दिल्ली में गैस पाइपलाइन और सीएनजी कनेक्शन की भी शुरुआत की। उनके कार्यकाल के दौरान ही 5 किलो का छोटा सिलेंडर दिया जाने लगा। संसद में राष्ट्रगीत वंदे मातरम की शुरुआत का श्रेय उन्हें जाता है। राम नाईक के कार्यकाल में महिलाओं के लिए पहली बार मुंबई में स्पेशल लोकल ट्रेन चलाई गई। बंबई का नाम मुंबई कराने और संसद सदस्यों को विकास के लिए सांसद निधि शुरू कराने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऐसा है कि मैंने जब विधानसभा का पहला चुनाव लड़ा तो उन दिनों में तो जनता पार्टी की एक हिसाब से लहर थी और मैं जीत गया जी। और कई साल अच्छा काम करने के कारण 3 बार मैं मुंबई में से बोरीवली करके विधानसभा है वहाँ पर जीत कर आया। उसका कारण ये है कि भारतीय जनसंघ में एक बहुत अच्छे विधायक थे, उनका नाम रामभाऊ म्हाळगी। वह रामभाऊ म्हाळगी ये कहते थे कि जनप्रतिनिधि को कुछ नहीं, 2 ही बातें करनी चाहिए। एक तो उसके पैर को चक्कर लगना चाहिए, वो घूमते रहा। दूसरा मुंह में शक्कर रखनी चाहिए, मीठा बोलो, अच्छा काम करो, और सर पर बर्फ रखना चाहिए। मैं अगर याद कर पा रहा हूँ कि जब आप मंत्री बने केंद्र में तो उस समय जो घरेलू गैस थी, जो आपके पास मंत्रालय था, तो बड़ी प्रतीक्षा सूची बहुत लंबी थी और लोगों के लिए घर में गैस आना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। और शायद मेरा ख्याल है 1 करोड़ से भी कहीं ज्यादा, अगर मेरी ठीक जानकारी है तो। ये बात सही है कि 1 करोड़ 10 लाख की प्रतीक्षा सूची थी और रसोई गैस की। और जो सांसद होते थे उनको 3 महीने के लिए एक 25 कूपन्स का किताब दिया जाता था कि भाई आपको अपने क्षेत्र में जिसको देना है वो दे दो। मैंने सोचा कि ये क्या बात है पकाने के लिए, और मैंने एक सुनियोजित इस प्रकार का प्लानिंग बनाया। और 4 साल के बाद स्थिति ये आई कि प्रतीक्षा सूची तो समाप्त हो गई, लेकिन जिसको चाहे उसको गैस मिलना शुरू हुआ। जिनको 2 सिलेंडर चाहिए उनको 2 सिलेंडर भी हमने देना शुरू किया। लेकिन ये कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है। मैंने मुंबई में और दिल्ली में ये जो गैस होता है वो पाइपलाइन के माध्यम से घरों में पहुंचाना शुरू किया। सीएनजी का भी मेरे ख्याल है आपके कार्यकाल में ही सबसे पहली बार इस तरह मैंने ही शुरू किया। पहले दिल्ली में शुरू किया, बाद में मुंबई में शुरू किया, और अभी कई शहरों में सीएनजी गैस देना शुरू हुआ है, करता रहा। अच्छा, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी उनके लिए छोटे सिलेंडर भी मेरे ख्याल है 5 क्या है कि 14 किलो का सिलेंडर का वजन भी ज्यादा होता है और 7 पैसे भी ज्यादा देने पड़ते हैं। तो 2 कारण थे कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग जो है वो एकदम 400, 300, 400 रुपया नहीं दे सकते हैं। और पहाड़ पर जो लोग रहते हैं, उत्तरांचल है, हिमाचल प्रदेश है, तो वहाँ यातायात की व्यवस्था न होने के कारण जो ऊपर रहते हैं उनको 14 किलो का सिलेंडर ले जाना बड़ा मुश्किल होता था। तो फिर गधे पर इस प्रकार से वो ले जाते थे। तो मुझे लगा कि ये 5 किलो का सिलेंडर की आइडिया उसमें से आई। अच्छा। और मैंने 5 किलो का सिलेंडर शुरू किया। लेकिन मैंने देखा कि आपके हर कार्यकाल में आपने जो भी फैसले लिए उसमें महिलाओं के प्रति एक खास संवेदनशीलता आपने बरती है, दिखाई है। क्या इसके पीछे आपकी अपनी माँ या पत्नी का संघर्ष उसमें दिखा? माँ पत्नी का महिलाओं के लिए मेरे ख्याल है रेलवे मेट्रो में आपने एक अलग से कोच की व्यवस्था भी कराई थी। ऐसा है कि महिलाओं के प्रति घर का वातावरण तो मेरे घर में 4 महिला, मेरी माँ,
मेरी पत्नी और 2 लड़कियां। लेकिन उसके कारण नहीं, लेकिन जो समाज में जिस प्रकार से मैं काम कर रहा था, 50% महिलाएं हैं और घर सुखी होना है, तो फिर उन महिलाओं को पकाने के लिए तो सिलेंडर होना चाहिए। ये भूमिका जो नौकरी पर जाती है, और मुंबई के लोकल गाड़ियों में तो खचाखच भरी हुई होती है, महिला का कंपार्टमेंट में भी महिलाओं को बड़ा संघर्ष करके अंदर जाना पड़ता है, ऐसी स्थिति थी। तो इस बात को लेकर मैंने महिलाओं के लिए स्पेशल लोकल शुरू की, यानी दुनिया में केवल महिलाओं के लिए गाड़ी, मतलब जिसमें 3000-4000 महिला साथ में जा सकती है, ऐसी लोकल गाड़ी मैंने शुरू करवाई। अच्छा, मेरा ख्याल है कि सांसद निधि भी आपके कार्यकाल में ही सांसदों के लिए एक खास जो था कि भाई अपने विकास में वो पैसा लगा सकते हैं, तो उसमें बढ़ोतरी भी आपके टाइम पर ही हुई। यह भी मैंने पहले चर्चा छिड़ी लोकसभा में कि हर सांसद को अपने क्षेत्र में जो छोटे छोटे काम होते हैं, छोटा रास्ता है, बिजली है, पानी है, उसके लिए ग्राम पंचायत के प्रधान को अधिकार है, नगर पालिका के अध्यक्ष को है, नगर निगम के अध्यक्ष को है, लेकिन इतने बड़े क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व करता है वो कोई योजना नहीं कर सकता है। तो ये बात सबको अच्छी लगी। और उस समय पर नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, वो भी महाराष्ट्र से कभी चुनकर आए थे, उनको ये रामटेक से, और शिवराज पाटिल ये अध्यक्ष थे, वो भी महाराष्ट्र के थे, तो उनको ये कल्पना मालूम थी, तो इसलिए सबने मंजूर किया। और उस समय पर हर साल 1 करोड़, बाद में जब वाजपेयी जी के सरकार में मैं प्लानिंग और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का भी राज्य मंत्री था, तो उस समय पर हमने 1 करोड़ का 2 करोड़ किया, और अभी 2 करोड़ का 5 करोड़। जब आप लोक लेखा समिति के अध्यक्ष थे, तो अक्सर उसमें, ये तो खैर देश के लिए है, तो सभी दलों के सांसद भी होते हैं, क्या ये कठिन काम है कि हर दल के अपनी विचारधारा छोड़कर वो इस तरह के मसलों पर सहमत हो जाएं? मेरा ख्याल है आपके कार्यकाल में तो कभी कोई इस तरह का विवाद नहीं हुआ, लेकिन हमारे रिपोर्ट के कारण एक मंत्री को अपना ये भी जाना पड़ा था। लेकिन लोक लेखा समिति का जो काम है, इतना महत्व का काम है, मैं सबको विश्वास में लेने में सफल रहा। और ये भी कहा जा सकता है कि उस समय पर विपक्ष के भी जो लोग थे, वैसे मैं भी विपक्ष का ही अध्यक्ष होता है लोक लेखा समिति का, लेकिन सरकारी पक्ष के या ये सबने सहयोग दिया, और उसके कारण सबसे ज्यादा रिपोर्ट 1 साल में लोक लेखा समिति के मैंने दिया है। उत्तर प्रदेश जितना विशाल है देश की राजनीति में, उतना ही महत्वपूर्ण उसका स्थान भी है, लेकिन इतने बड़े राज्य की चुनौतियां और समस्याएं भी बड़ी होती हैं, और वास्तव में ऐसे राज्य का विकास कोई बहुत आसान नहीं होता। राज्यपाल राम नाईक ने राज्यसभा टेलीविजन से उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में बातचीत की। करीब 20 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला उपराष्ट्रीय प्रदेश है। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील की जनसंख्या ही उत्तर प्रदेश से अधिक है। उत्तर प्रदेश भारत के इतिहास और राजनीति में हमेशा केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ के लोगों ने आजादी के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई है। मंगल पांडे की अगुवाई में पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1857 में मेरठ से हुई थी। वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने वीरता से फिरंगियों के छक्के छुड़ाए थे और अपने रक्त से देश प्रेम की अमिट गाथा लिखी थी। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप में भी इस राज्य की अलग पहचान है। भगवान राम और कृष्ण का जन्म स्थान होने के साथ ही ताजमहल की धरती, कथक नृत्य की जन्मस्थली, बनारस की पावन धरती और कबीर की कर्मभूमि इस राज्य को बेहद खास बनाते हैं। बुद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए ये राज्य काफी महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस के नजदीक सारनाथ में दिया था और अंतिम सांस यानी महापरिनिर्वाण कुशीनगर में लिया था। यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब का भारतीय संस्कृति के विकास में बड़ा योगदान है। इलाहाबाद में गंगा जमुना और सरस्वती के संगम पर लगने वाला कुंभ सामाजिक सद्भाव और सहिष्णुता की शानदार मिसाल है।
शहनाई के बेजोड़ फनकार भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई आज भी दुनिया भर में गूंज रही है। इलाहाबाद से फिल्मों के महानायक अमिताभ बच्चन का रिश्ता रहा है तो उनके पिता हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, फिराक गोरखपुरी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे शब्द शिल्पी भी इसी धरती में पले और बढ़े हैं। महान संगीतकार नौशाद ने लखनऊ से अपने सुरों का सफर शुरू किया था। खेती किसानी में उत्तर प्रदेश का खास महत्व है और ये राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। गन्ना और दूध का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है। यहाँ के उद्योगों में कपड़ा और चीनी के अलावा जूट और सीमेंट प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्प, कालीन, पीतल की वस्तुएं, जूते चप्पल, चमड़े और खेल का सामान दुनिया भर में मशहूर है। किसी जमाने में कानपुर को एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता था। आजादी के बाद जनवरी 1950 में राज्य को उत्तर प्रदेश नाम मिला। नवंबर 2000 में इसके कुछ जिलों को अलग करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया। यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन हैं। 404 सीटों के साथ देश की सबसे बड़ी विधानसभा होने के अलावा सबसे ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा सांसद इसी राज्य से चुनकर आते हैं। कभी शिक्षा के क्षेत्र में काशी हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपनी धूम मचाई थी। आज उत्तर प्रदेश में 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, लेकिन शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता में लगातार गिरावट चिंता का विषय है। इसके अलावा राज्य के सामने आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक विषमताएं और गिरती कानून व्यवस्था जैसी अनेक चुनौतियां हैं। राज्यसभा टीवी से बातचीत में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने इस राज्य में विकास की संभावनाओं और चुनौतियों पर विस्तार से बात की। पहले दफे जो मैं आया उत्तर प्रदेश में तो महाराष्ट्र विधानसभा के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक सदस्य के नाते हम आए थे यहाँ कैसा है देखने के लिए। तो सारी बातें ये ऐसी है कि उत्तर प्रदेश का एक स्वाभाविक आकर्षण होता है और उस आकर्षण के जरिए ही मैं आया हूँ। इस प्रदेश का देश के आज़ादी के आंदोलन में बड़ा योगदान रहा है। उसके बाद जिस तरह से ये आगे बढ़ा है तो कुछ लोग इसके विकास के सफ़र से संतुष्ट भी हो सकते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो आपको क्या लगता है कि अभी किस तरह से अभी चुनौतियां सामने हैं? उत्तर प्रदेश का कृषि मुख्य व्यवसाय होने के बाद भी उत्तर प्रदेश का कृषि उत्पादन जीडीपी जिसको हम कहते हैं वह तुलना में अन्य राज्यों के तुलना में बहुत कम है। तो इसमें सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। फिर रोज के जीवन की भी कई समस्याएं हैं। कानून व्यवस्था जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। बिजली भी 24 घंटे क्या कुछ जगह पर 10-12 घंटे भी नहीं मिलती है। तो बाहर के उद्योग आना, उद्योग को बढ़ावा देना, उसमें भी कई प्रकार की त्रुटियां हैं। कुल मिलाकर विकास की चुनौती उत्तर प्रदेश के सामने है। अक्सर जानकारों का या इतिहासकारों का ये कहना होता है कि जैसे भारत की जो सीमांत राज्य हैं या पश्चिमी सीमा पर हैं, दक्षिण की सीमा पर हैं, उन राज्यों में विकास की रफ्तार अपेक्षाकृत तेज़ रही है। चूँकि ये उत्तर में है और चारों तरफ से इस तरह से नहीं है कि बाहरी जातियों का प्रवेश उस तरह से हुआ हो, तो यहाँ की जो समाज है, यहाँ के जो लोग हैं, बहुत आसानी से अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसा कुछ आपको? नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ कि उनको दिशा देने की ज़रूरत है, प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। अब मैं मुंबई से हूँ, तो मुंबई में लगभग 20-22% उत्तर भारतीय हैं। अब लोगों को लगता है, और कुछ मात्रा में वो सही भी है, कि उत्तर प्रदेश का आदमी जब मुंबई में आता है तो यहाँ जितना काम करता था उससे अधिक काम मुंबई में करता है, क्योंकि वह आर्थिक विकास की, उद्योग की नगरी है। तो थोड़ा प्रोत्साहन यदि हम दें तो लोग यहाँ की क्षमता है, मानसिकता काम करने की बढ़ाने की आवश्यकता है। यहाँ अब मैं वैसे 24 विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भी हूँ, और कुलाधिपति के नाते मैं देखता हूँ कि एक ज़माने में लंबे से
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, या इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी है, कानपुर की है, आगरा की है, लखनऊ की भी है, इनका जो एक दबदबा था वह दुर्भाग्य से इस समय पर नहीं। शिक्षा का स्तर बहुत नीचे जा रहा है। क्या कारण रहा है इसका? उसका कारण भी यही है कि शिक्षा व्यवसाय के रूप में परिवर्तित हो रहा है, और जब शिक्षा व्यवसाय के रूप में परिवर्तित होता रहता है तो फिर बड़े पैमाने पर कॉपी का, नकल का काम चलता है। जैसे आपने कहा कि जी शिक्षा व्यवसाय का रूप अगर ले चुका है, तो क्या फिर हमें कुछ इस तरह के, क्योंकि बेरोजगारी का दबाव भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है, तो क्या व्यवसाय बने तो व्यावहारिक और रोजगार परक कुछ पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने चाहिए? उत्तर प्रदेश में किस तरह के पाठ्यक्रम इस तरह से? नहीं, ऐसा है कि पाठ्यक्रम तो है जी, और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी बनी हैं, डीम यूनिवर्सिटीज भी बनी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी है। तो मैं मानता हूँ पाठ्यक्रम की कोई कमी नहीं है, मानसिकता में परिवर्तन लाने की बात है। इन दिनों देखा गया है कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय संसद की बैठकें और विधानसभाओं की बैठकें ज़्यादा होती थी। दिन काम ज़्यादा होता था, काम के घंटे ज़्यादा होते थे, लोग पढ़ते लिखते थे, बौद्धिक बहसें ज़्यादा होती थी। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, चुनौतियां बढ़ रही हैं, हम आगे जा रहे हैं, ये विधानसभा के सत्रों के दिन कम होते जा रहे हैं, काम के घंटे सिमटते जा रहे हैं, तो राज्य के विकास के जो गंभीर मुद्दे हैं वो सदन में नहीं उठ पाते। आपका अनुभव क्या है इस पर? तो मुझे ऐसा लगता है कि नारों के बाहर अब तक नहीं आ रहे हैं, या जिस गंभीरता से बहस होनी चाहिए उस गंभीरता से बहस भी नहीं होती है। एक बात का फर्क कि पहले जब विधायक चुनकर आते थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन घंटों वो बहस करते थे। अब हम यदि देखे जाए तो लगभग सभी विधायक ग्रेजुएट है, तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन बहस कम होती है। ये एक चिंता का विषय है, और ये केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, संसद के लिए भी है, लोकसभा के लिए है, राज्यसभा के लिए, या देश के बाकी की विधानसभाओं के लिए भी। ये केवल चिंता करने का नहीं, तो चिंता करके कोई ठोस कदम और उससे आगे जाने का वक्त चाहिए, ऐसा विषय। एक आपका अनुभव जानना चाहूँगा, महाराष्ट्र में जो आपका अपना राज्य है, विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, उत्तर प्रदेश में भी यही है, आपने सारा देश का अनुभव आपको है। विधान परिषदें वास्तव में कितनी उपयोगी हैं, या महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के ही उदाहरणों के आधार पर अगर हम समझना चाहें तो? ऐसा है कि विधान परिषद या राज्यसभा जिस उद्देश्य से उसका गठन करने का तय हुआ वो ये है कि एक ऐसा सदन कि जहाँ विचारों की प्रबुद्धता की, अनुभव का आधार, उसके आधार पर जो भी विधानसभा में चर्चा होती है उसको कोई दिशा देने का काम बौद्धिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से करने का उसका उद्देश्य है। और मैं स्वयं मानता हूँ कि विधान परिषद का भी महत्व है। तो ये थी लखनऊ के राजभवन में राज्यपाल राम नाईक से राज्यसभा टेलीविजन की बातचीत। अगले एपिसोड में चलेंगे किसी नए राज्य में और मिलेंगे वहाँ के महामहिम राज्यपाल से। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।